यह 2005 में ब्राजील में हुई सबसे सुनियोजित डकैती थी। लुटेरों को बैंक के तिजोरी तक सीधे जाने वाली 80 मीटर लंबी और 4 मीटर गहरी सुरंग खोदने में 3 महीने लगे। उन्होंने लगभग 72 मिलियन अमेरिकी डॉलर चुराए, जो ब्राजील के इतिहास की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बैंक डकैती बन गई। आज तक लगभग 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 12 लुटेरे अभी भी फरार हैं। मार्च 2005 में ब्राजील के पुतालेजा में एक छोटे से घर के सामने एक सफेद वैन खड़ी थी। गंदे काम के कपड़े और कीचड़ से सने जूते पहने 2 आदमी बाहर निकले। उन्होंने पिछला दरवाजा खोला और सामान उतारना शुरू कर दिया। आपने पास जाकर उन दोनों आदमियों से पूछा कि क्या चल रहा है। उन्होंने बताया कि वे एक लैंडस्केपिंग कंपनी खोल रहे हैं और कृत्रिम घास लगा रहे हैं। पड़ोसी काफी खुश लग रहा था। घर कई महीनों से खाली पड़ा था और वे खुश थे कि आखिरकार किसी ने उसे किराए पर ले लिया है। इस योजना के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक 42 वर्षीय लुइस फर्नांडीज रिवेरो एक पूर्व बैंक सुरक्षा सलाहकार था। वह बैंकों के कामकाज से अच्छी तरह वाकिफ था। उसने घर को केवल एक खास वजह से किराए पर लिया था। यह ब्राजील के केंद्रीय बैंक के मुख्यालय से ठीक 78 मीटर की दूरी पर था। अगले 3 महीनों में लुइस और उसकी टीम फोर्टालेजा शहर के बीचों बीच जमीन के नीचे एक सुरंग खोदेंगे। ट्रांक चट्टानों, भूमिगत पानी की पाइपों और केबलों से गुजरती हुई सीधे बैंक के तिजोरी तक जाती थी। लेकिन इस समय लुइस लोहे के आवरण और पांडुलिपि के साथ घर के बाहर खड़ा था और उसे कुछ भी पता नहीं था। उसे नहीं पता था कि सुरंग ढह जाएगी, पानी की पाइपें खोदी जाएंगी और बाढ़ आ जाए, या कोई 3 महीने तक लगातार 25 आदमियों को घर में आते जाते देख लेगा। उसे यह नहीं पता था कि 25 लोगों की टीम में कोई न कोई गलती जरूर करेगा और यही गलती ब्राजील के इतिहास की सबसे बड़ी डकैती बन जाएगी। यह अब तक की सबसे बड़ी तलाशी अभियान में बदल गई। पहली चुनौती तुरंत सामने आ गई। मिट्टी उम्मीद से कहीं ज्यादा सख्त थी। नियंतु में चट्टानें मिली हुई थीं, जिससे काम धीमा और कष्टदायक हो रहा था। इंजीनियरों ने अपनी योजना में बदलाव किया। उन्हें बेहतर उपकरणों की आवश्यकता थी। न्यूमेटिक ड्रिल, मजबूत फावड़े और अधिक समय। लुई ने संशोधनों को मंजूरी दे दी और उपकरण मंगवा दी। वे जल्दबाजी नहीं कर सकते थे। एक भी गलती से सुरंग ढह सकती थी। पहले सप्ताह के अंत तक उन्होंने 3 मीटर नीचे खुदाई कर एक ऊर्ध्वाधर शाफ्ट बना लिया था और शाफ्ट की दीवारों को लकड़ी के बीमों से मजबूत कर दिया था। इसके बाद सबसे कठिन हिस्सा आया, क्षैतिज सुरंग। इंजीनियरों ने कंपास और नक्शों का उपयोग करके कोणों और दिशाओं की सावधानी पूर्वक गणना की और किनारे की ओर एक सटीक मार्ग निर्धारित किया। उन्होंने 2-2 की टीम में क्षैतिज खुदाई शुरू की। जगह बेहद तंग थी, जिससे घुटन का माहौल बन गया था और गर्मी असहनीय थी। एक व्यक्ति मिट्टी खोद रहा था, जबकि दूसरा बाल्टियों में मिट्टी भरकर शाफ्ट के जरिए ऊपर बने घरों तक पहुंचा रहा था। फिर एक और टीम बाल्टियों में पानी भरकर ट्रक में लाद रही थी। हर रात यह ट्रक फोर्टालेजा से गुजरता और निर्माण स्थल पर मिट्टी डालता। उन्होंने वेंटिलेशन सिस्टम भी लगाया था, जिसमें घरों से पीवीसी पाइप लगे थे और एक छोटा इलेक्ट्रिक पंखा ताजी हवा पहुंचा रहा था। लेकिन यह लगभग बेकार था। मार्च के अंत तक वे 30 मीटर तक खुदाई कर चुके थे, जो शहर के लगभग आधे हिस्से तक था। लोग थके हुए और निराश थे। कुछ लोग तो काम भी कर रहे थे। फंड के आवंटन के दौरान कुछ लोगों ने धीमी गति की शिकायत की। लुई ने एक बैठक बुलाई और सबको याद दिलाया कि वे यह सुरंग क्यों खोद रहे थे। 70 मिलियन डॉलर, जो 25 लोगों में बराबर बांटे गए थे, लगभग 2.8 मिलियन डॉलर प्रति व्यक्ति। यह एक ऐसी बड़ी रकम थी जो लोगों की जिंदगी बदल सकती थी। टीम का जोश फिर से जाग उठा और उन्होंने खुदाई जारी रखी। फिर अगली समस्या सामने आई। उन्हें भूमिगत बिजली पारेषण लाइनें मिली, जो शहर के ग्रिड को बिजली की आपूर्ति करती थी। यदि कोई दोषपूर्ण केबल पाई जाती तो बिजली कंपनी जांच शुरू कर देती, जिससे सुरंग का पता चल जाता। इंजीनियरों ने प्रत्येक केबल का सावधानी पूर्वक निरीक्षण किया ताकि यह पता चल सके कि कौन सी केबल चालू हालत में है, किन किन को सुरक्षित रूप से हटाया जा सकता था। उन्होंने सावधानी पूर्वक दोनों केबलों को दोबारा बिछाया और उन्हें सुरंग की दीवारों से सुरक्षित रूप से बांध दिया। अप्रैल के अंत तक सुरंग लगभग पूरी हो चुकी थी। यह 76 मीटर लंबी थी और बैंक की नींव से केवल 108 मीटर दूर थी। लेकिन उनके सामने अब तक की सबसे बड़ी चुनौती थी। केंद्रीय बैंक की इमारत एक 1.2 मीटर मोटी कंक्रीट की नींव पर बनी थी, जिसे स्टील की छड़ों से मजबूत किया गया था। उन्हें इसे सावधानी पूर्वक और चुपचाप ड्रिल करना था। इसके लिए उन्हें विशेष उपकरणों की आवश्यकता थी। कंक्रीट काटने के लिए डिजाइन किए गए डायमंड ड्रिल बिट्स। ये ड्रिल बिट्स महंगे और बेहद शोर करने वाले थे, लेकिन आवश्यक थे। इसके बाद उन्हें बस एक उपयुक्त समय चुनना था। 5 अगस्त 2005 स्टार फ्राइडे रात 11 बजे ड्रिल, प्रकाश उपकरण और बाल्टियां लिए 4 आदमी सुरंग में
दाखिल हुए। वे 78 मीटर लंबे संकरे रास्ते से चढ़े। अंत तक पहुंचकर उन्होंने ड्रिलिंग शुरू कर दी। भूमिगत होने के बावजूद आवाज इतनी तेज थी कि कान बहरे हो रहे थे। बंद जगह में ऐसा लग रहा था जैसे बिजली कड़क रही हो। वे सुबह 6 बजे तक खुदाई करते रहे। उन्होंने जो छेद बनाया वह इतना छोटा था कि उसमें से एक व्यक्ति मुश्किल से निकल सकता था। एक आदमी बैंक के तहखाने में चढ़ गया। वह ब्राजील के केंद्रीय बैंक के अंदर खड़ा था। उसने अपनी टॉर्च जलाई और चारों ओर देखा। कंक्रीट की दीवारें, लॉकर, सफाई का सामान और ठीक उसके ऊपर छत पर लगा धातु का पार्टीशन। वह पार्टीशन तिजोरी तक जाता था। वे सही जगह पर थे लेकिन आगे नहीं जा सकते थे। बैंक शनिवार सुबह खुलने वाला था। सुरक्षा कर्मी हर जगह तैनात थे। उन्हें इंतजार करना पड़ा। शनिवार 6 अगस्त की रात 8 बजे केंद्रीय बैंक बंद हो गया। सुरक्षा कर्मियों ने गेट बंद कर दिए और अपने सप्ताहांत की शुरुआत कर दी। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि उनके पैरों तले 25 लोग डकैती की तैयारी कर रहे थे। रात 10 बजे लुटेरे बारी बारी से सुरंग में घुसे और नकदी ले जाने लगे। रविवार सुबह 6 बजे तक वे $60 मिलियन मूल्य के 300 बैग ले जा चुके थे। तिजोरी आदि खाली, लेकिन सूरज निकल रहा था और पड़ोसी जल्द ही जाएंगे और उन्हें शक होने लगेगा। लुई ने एक फैसला किया, दिन में रुकना और रविवार रात को जारी रखना। लुटेरे सुरंग से बाहर निकले, थके हुए लेकिन उत्साहित। घर पैसों से लबालब भरा हुआ था। उसी शाम 8 बजे गिरोह ने तिजोरी खाली कर दी, जिसमें ज्यादातर नकदी ही बची थी। कुल मिलाकर लगभग $70 मिलियन। डकैती के बाद वे बिना कोई स्पष्ट निशान छोड़े सारा सामान लेकर घटनास्थल से भाग गए। सोमवार सुबह 9 बजे तक घर को एक लैंडस्केपिंग कंपनी के रूप में छिपाकर रखा गया। एक बैंक मैनेजर को नियमित इन्वेंट्री चेक के लिए तिजोरी में जाना पड़ा। वह तिजोरी में दाखिल हुआ और दंग रह गया। अलमारियां खाली थी, पैसे गायब थे, बक्से गायब। कुछ ही मिनटों में पूरा बैंक अराजकता में डूब गया। शुरुआत में वे पूरी तरह से हैरान थे। न तो कोई टूटा हुआ दरवाजा था, न ही कोई अलार्म बजा था और न ही जबरन घुसने का कोई निशान था। तभी एक सुरक्षा गार्ड ने देखा कि तिजोरी के फर्श पर लगी धातु की दीवार हटाई गई। उसने उस छेद से नीचे देखा और उसे एक सुरंग दिखाई। पुलिस सुरंग में दाखिल हुई, लेकिन वहाँ कुछ असली औजारों, कृत्रिम घास के नमूनों और एक छोटे से न के बराबर दिखने वाले कंपनी के साइन बोर्ड के अलावा कुछ नहीं था। पुलिस ने पूरी इमारत की तलाशी ली, लेकिन कुछ नहीं मिला। डकैती के 3 हफ्ते बाद एक आदमी फोर्टालेजा में एक कार डीलरशिप में आया। वह एक कार देख रहा था, एक बिल्कुल नई काली होंडा सिविक। सेल्समैन ने उससे पूछा कि वह भुगतान कैसे करेगा। उस आदमी ने एक मोटा लिफाफा निकाला जिसमें 45,000 रियाल नकद थे, लगभग $18,000। सेल्समैन ने पूछा कि पैसा कहाँ से आया। आदमी मुस्कुराया और कहा कि उसने लॉटरी जीती है। सेल्समैन ने सिर हिलाया, लेकिन कुछ गड़बड़ लग रही थी। यह आदमी लॉटरी विजेता जैसा नहीं लग रहा था। वह बहुत घबराया हुआ लग रहा था और उसे बहुत पसीना आ रहा था। उस आदमी के जाने के बाद सेल्समैन ने पुलिस स्टेशन को फोन किया। कुछ ही घंटों के भीतर पुलिस ने कार का पीछा करना और उसकी गतिविधियों पर नजर रखना शुरू कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः 2 अन्य लुटेरों को गिरफ्तार किया गया। 3 लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई। शुरू में वे चुप रहे, लेकिन पुलिस ने एक प्रस्ताव रखा। कबूलनामा करने पर उनकी सजा कम हो जाएगी। तब उन्होंने लुइस फर्नांडो होने की बात कबूल की और अपराधों का ब्यौरा दिया। सितंबर तक पुलिस ने 8 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन लुइस फर्नांडो फरार रहा। इस समय तक लुइस लगभग $80 लाख नकद लेकर पराग्वे की सीमा पार कर चुका था, जिसे उसने अपने सामान में छिपाकर कई बार गाड़ी से ले जाया था। इतनी बड़ी रकम को बांटने के बारे में एक कारण यह था कि लूटी गई रकम उनके बीच बराबर नहीं बंटी थी। दूसरा कारण यह था कि उनके गिरोह में आंतरिक कलह और यहाँ तक कि खून खराबा भी हुआ था। कई महीनों तक लुइस एक शांत जीवन जीता रहा, एक अपार्टमेंट किराए पर लेकर और अपना गुजारा करता रहा। वह गुमनाम रहा, लेकिन अकेला, उबा हुआ और अलग थलग महसूस करता रहा। उसने ब्राजील में अपने पुराने दोस्तों और परिवार को फोन करना शुरू किया। हालांकि ब्राजील की पुलिस इन फोन लाइनों पर नजर रख रही थी। उन्होंने कॉल सिग्नल को ट्रैक किया और ट्रायंगुलेशन के जरिए लुइस की लोकेशन का पता लगाया। इसके बाद पराग्वे की पुलिस ने निगरानी शुरू कर दी। नवंबर 2005 में लुइस को गिरफ्तार कर ब्राजील प्रत्यर्पित कर दिया गया। मुकदमा तेजी से चला और लुइस को 15 साल की संघीय जेल की सजा सुनाई गई। लेकिन कहानी में असली मोड़ यहीं से आता है। चोरी हुए $70 मिलियन में से पुलिस केवल $8 मिलियन ही बरामद कर पाई और केवल 13 लुटेरे ही गिरफ्तार हुए। 12 लुटेरे भाग निकले और कभी पकड़े नहीं गए, जिससे यह पूरी तरह से लूटी गई डकैती एक अनसुलझी पहेली बनकर रह गई।